Hello students, center of gravity by integration 14th video, center of gravity of surface of solid of revolution का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले आप जनरेटिंग सिस्टम देख लो, समझ लो। टू प्रोड्यूस द वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम में बताए थे ना, अब यहाँ पे सरफेस कर दीजिए। वो सरफेस जिसका सीजी निकालना है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम आर्क को हम जनरेटिंग सिस्टम कहेंगे। जनरेटिंग सिस्टम को हम आपको अलग से समझा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक इलिप्स लिया हमने, इस इलिप्स को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया, पूरे इलिप्स को, आर्क को, कर्व को, तो एक सरफेस जनरेट होगा। वही सरफेस तब भी जनरेट होगा जब हम सिर्फ अपर पोर्शन को, इतने हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं। सो दिस मिनिमम पोर्शन ऑफ द आर्क इज कॉल्ड जनरेटिंग सिस्टम एंड वी राइट लिमिट्स फॉर जनरेटिंग सिस्टम। वी राइट द लिमिट्स फॉर जनरेटिंग सिस्टम। सीजी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में भी ये चीज आपको हम समझाए थे। ये जनरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिर्फ काम आता है पोलर वाले क्वेश्चंस में। कार्टेशियन और पैरामीट्रिक में कोई इसकी बहुत भूमिका नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, क्योंकि पोलर में ही है सब लफड़ा। अगर कार्टेशियन है, देखो सिर्फ जनरेटिंग सिस्टम अपर पोर्शन का लिमिट और इस पूरे का लिमिट एक ही होगा। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक बाउंड्री यहाँ, एक बाउंड्री यहाँ, दोनों की इक्वेशन चाहे अपर वाले का लिखो चाहे पूरे का लिखो। लेकिन पोलर में मामला बदल जाता है। पोलर में पूरे का जब लिमिट लिखोगे तो लिखोगे थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, या लिखोगे थीटा वेरीज फ्रॉम -π to π। लेकिन सिर्फ जनरेटिंग सिस्टम का जब लिखोगे तो लिखोगे थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू π। फर्क पड़ गया कि नहीं? यही है। इसीलिए हम ये स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को जनरेटिंग सिस्टम की, ताकि वो रिवोल्यूशन वाले सवालों में लिमिट लिखने में गड़बड़ी ना करें। अच्छा, वॉल्यूम पढ़ाते समय ही हमने आपको सिखाया था, समझाया था कि अगर आपको वॉल्यूम जनरेट करना है तो किसी एरिया को घुमाइए, किसी एक्सिस के अबाउट। लेकिन सिर्फ पृष्ठ चाहिए आपको, सरफेस चाहिए तो आर्क को घुमाइए। तो ये हम ऐसी मौखिक बोल रहे हैं, टू प्रोड्यूस अ सरफेस वी हैव टू रिवॉल्व एन आर्क अबाउट अ लाइन। जिस लाइन के अबाउट घुमाएंगे उसको एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन कहेंगे। 3 तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हो, जिसमें वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हो, और जिसमें एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ना तो एक्स एक्सिस हो ना तो वाई एक्सिस हो, कोई और हो। तो पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, आर्क ए बी ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस। ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके आर्क ए बी को, सिर्फ इतने आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया है। तो जो सरफेस जनरेट होगा उसकी सीजी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। लेट पी एक्स वाई एंड क्यू बी द नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व such that arc PQ equal to delta S। PQ नेबरिंग पॉइंट्स हैं, बहुत, डेल्टा S बहुत छोटी क्वांटिटी। द रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंटरी आर्क डेल्टा S अबाउट एक्स एक्सिस विल प्रोड्यूस द एलिमेंटरी सरफेस 2 π Pn डेल्टा S। जब इस आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, मान लो यहां एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाओगे ऐसे ऐसे, तो क्या पैदा होगा? ये शेप पैदा होगा। देखो ये बीचों बीच में एक्स एक्सिस समझो, इसके अबाउट तुमने इसको घुमाया तो यही पैदा होगा। अब इसके सरफेस का एरिया निकालना, तो इसका सरफेस यही तो है बेटा। इसको यहाँ पे कट करो, कट करके इसको खोल दो। अब ये बन गया सीधा सीधा हिसाब किताब, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला एक फिगर।
इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कितना कितना घुमा रहे हो, डेल्टा एस, आर्क पी क्यू, चौड़ाई हो गई डेल्टा एस, और लंबाई कितनी होगी, परिधि सरकमफरेंस 2 पाई रेडियस, और रेडियस कितना होगा, देखो ये दूरी मेंटेन करते हुए तो घुमा रहे हो ना, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, ये दूरी मेंटेन करते हुए, तो यही रेडियस हो जाएगा ऐसे। तो 2 पाई रेडियस कितना हो गया पी एन, और पी एन कितना होगा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई, तो अभी हम पी एन को लिख देंगे वाई। तो समझे ना, परिधि सरकमफरेंस 2 पाई रेडियस इंटू ये चौड़ाई विड्थ डेल्टा एस, यही शेप मिलेगा आपको। जो ओरिजिनल डेफिनेशन था जहां से हमने यात्रा शुरू की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन की, वो फार्मूला याद है ना, वो फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, अगर भूल गए तो गंदी बात। एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डैश डी एम डिवीजन इंटीग्रल डी एम एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई डैश डी एम डिवीजन इंटीग्रल डी एम। यहां पर एक्स डैश वाई डैश क्या चीज है, सी जी ऑफ एलिमेंट, सी जी ऑफ द एलिमेंट, और डेल्टा एम क्या चीज है, मास ऑफ द एलिमेंट। ये देखो सिर्फ यही दो ही डेटा चाहिए, एलिमेंट की सीजी, एलिमेंट का मास, तो ये फार्मूला तैयार। अब एलिमेंट जो वर्ड यूज हो रहा है ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ रखता है। अगर आप आर्क के सीजी की बातचीत कर रहे हैं तो एलिमेंट का मतलब हो गया एलिमेंटरी आर्क। अगर आप प्लेन एरिया के सीजी की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का मतलब हो गया एलिमेंटरी एरिया। अगर आप वॉल्यूम के सीजी की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का मतलब हो गया एलिमेंटरी वॉल्यूम। और अगर आप सरफेस के सीजी की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का मतलब हो गया एलिमेंटरी सरफेस। तो एलिमेंटरी सरफेस का एरिया आपको मिल गया। अब इसमें हम डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया से गुणा कर देंगे तो हमें एलिमेंट का मास मिल जाएगा। लेट रो बी द सरफेस डेंसिटी अर्थात सरफेस डेंसिटी माने डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया, डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया, then the mass of the element is, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, डेंसिटी से गुणा कर दिया सरफेस एरिया। ये डेंसिटी नहीं, डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में गुणा कर दी, डेंसिटी आ गई 2 पाई पी एन डेल्टा एस, तो हो जाएगा 2 पाई रो और पी एन माने वाई और डेल्टा एस। ये रहा, तो ये डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। ये जो एलिमेंटरी आर्क को आपने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा करके एलिमेंटरी सरफेस प्रोड्यूस किया है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा। ये लेंथ चारों तरफ घूम रही ना ऐसे, तो अभी मैं आपको बना के दिखाया था ना, वो फिगर कहाँ गया, ये यही बनेगा ऐसे। तो इसकी सीजी कहाँ होगी, सेंटर पे, और इसका सेंटर कौन होगा, एन। क्लियरली एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0 इज द सीजी ऑफ द एलिमेंट, सीजी ऑफ द एलिमेंट, अर्थात x डैश इक्वल टू x एंड y डैश इक्वल टू 0। चूंकि x एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, इसलिए x एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसलिए सॉलिड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी x एक्सिस पर लाई करेगा, इसलिए उसके y कोऑर्डिनेट 0 होगा।
सिंस एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, माने लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, देयरफॉर CG ऑफ द सॉलिड, यहां सॉलिड से मतलब है सॉलिड हैविंग सरफेस, वॉल्यूम पढ़ते समय सॉलिड से मतलब होगा सॉलिड हैविंग वॉल्यूम। CG ऑफ द सॉलिड मस्ट लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड सो y coordinate of the CG will be 0, y bar equal to 0. Now x bar equal to y bar 0 होगा, इसके लिए हम ये भी तो फार्मूला, ये भी तो तर्क दे सकते हैं कि y डैश 0 है। जब y डैश 0 हो जाएगा तो इस भिन्न का अंश न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इसलिए y बार 0 हो गया, ये भी तर्क दे सकते हैं। x बार इक्वल टू, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखिए, इंटीग्रल x डैश dm डिवीजन इंटीग्रल dm इक्वल टू इंटीग्रल x डैश माने x और dm माने यही डेल्टा m। साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर लिखा जाएगा तो dm, और बिना साइन ऑफ इंटीग्रल लगाए इसी चीज को लिखा जाएगा तो डेल्टा m। लेबनीज का कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, लेबनीज के कैलकुलस में यही व्यवस्था है। डेल्टा m और dm, ये दो लिखावट में आप फर्क न करिएगा, चलन ये है, डिसिप्लिन भी ये है कि इंटीग्रल का चिन्ह लगा के इसी को लिखना होगा तो dm लिखेंगे, अन्यथा ये डेल्टा m लिखाएगा। तो dm मतलब हो गया 2 पाई रो y, 2 पाई रो y ds डिवीजन 2 पाई रो y ds। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट 2 पाई रो कट जाएगा, दैट इज, अगर डेंसिटी नहीं कांस्टेंट है तब रो नहीं कटेगा। तो किसी भी सवाल में, किसी भी एग्जाम्पल में डेंसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, कोई जिक्र ना किया हुआ हो तो उसको आप कांस्टेंट मान के चलिएगा। जब डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं होना होगा तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया होगा। x बार इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू वाई डी एस डिवीजन इंटीग्रल y ds, यही मेन फार्मूला आया, यही मेन फार्मूला आया। अब x एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि जो भी फिगर बनेगा उसमें x की लिमिट लिखनी होगी आपको। तो x की लिमिट लिखनी होगी तो फिर इस फार्मूले को देखो हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, वो हम जो है अलग से फुटनोट टाइप से लिख दे रहे हैं। पहला फुटनोट, x बार इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू वाई, ds को लिख दिया हमने ds अपॉन dx डिवीजन इंटीग्रल y ds माने y ds अपॉन dx। इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर चेंज करना हुआ तो हम लिख देंगे x बार इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू वाई, ds को लिख दिया जाएगा ds बाई dt इंटीग्रल y ds बाई dt। इसी को पोलर फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिखेंगे आप x बार इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू वाई ds बाई d थीटा डिवीजन इंटीग्रल y ds बाई d थीटा। ऐसे यही कमाल है सब चेंजिंग का। हियर ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ds बाई dt इक्वल टू अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ds बाई d थीटा इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर एंड ये जो डेरिवेशन हम आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, ये आपको इत्मीनान से सीखना और समझना भी पड़ेगा। ये जानना जरूरी है
क्योंकि हर जगह डायरेक्टली फार्मूला अप्लीकेबल हो ऐसा नहीं देखा गया है, कहीं कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड वाई डेस का मतलब यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाई डी टी, वाई डॉट का मतलब है डी वाई बाई डी टी, और क्या भाई आर वन का मतलब है डी आर बाई डी थीटा। ये सिंबल्स यूज किए गए, ये फार्मूले। एक काम हो गया। व्हेन एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखें आप बी, when y axis is the axis of revolution, x और y की भूमिकाएं बदल जाएंगी, रोल्स ऑफ x एंड y इंटरचेंज हो जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही फ्री हैंड फिगर बना दे रहा हूं। अब कर्व ऐसे बनाएंगे हम, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, तो आर्क ए बी फिर हो गया, आर्क ए बी फिर हो गया। ओके, और ये है पी एक्स वाई, और ये इसका नेबरिंग पॉइंट है, तो ये पी क्यू आर्क हो गया। पी क्यू आर्क डेल्टा एस लेंथ लेंगे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसके एन लिख दिया। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस से दूरी कुछ नहीं 0, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी वाई, ये ठीक है ना। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ही, और यहाँ ओरिजिन लिख दें, यहाँ पे एक्स लिख दें, ये रहा। तो हमें आर्क ए बी को वाई एक्सिस के अबाउट घुमा करके जो बनेगा सॉलिड, उसी की सी जी निकालनी है। आर्क ए बी is revolved about y-axis. We have to find the center of gravity of the surface of the solid of revolution. Of the solid of revolution. थोड़ा इसमें लैंग्वेज कम लिखते हुए क्लियरली वर्ड यूज करके मैं फटाफट सब लिख दे रहा हूं क्लियरली। फिर वही चीज है ना, देखो इस चौड़ाई को अब की बार वाई एक्सिस के अबाउट चारों तरफ ऐसे घुमाओगे तो वही तो फिगर बनेगा, ये अब की बार ऐसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, अब की बार ऐसे घुमाए वैसा बनेगा, है ना। तो इसका सरफेस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सरकमफरेंस है और ये डेल्टा एस है, ये तो इसका एरिया निकल आएगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना होगा, सरकमफरेंस माने 2 पाई रेडियस, और रेडियस कितना होगा पी एन। तो क्लियरली डेल्टा एम एलिमेंट ऑफ द मास इज इक्वल टू density per unit surface area into area of the element 2 pi radius pn into delta s equals to 2 pi rho और pn कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, ये x होगा ना, यहां से यहां तक, तो 2 पाई रो पी एन की जगह हमने लिख दिया x डेल्टा s। और फटाफट x डेस एलिमेंट की सी जी यहां पे होगी 0, x डेस 0 है इसलिए x बार 0 हो गया,
वाई डैश इक्वल टू वाई, एक्स डैश वाई डैश हो गया, डेल्टा एम हो गया, फार्मूले में रख लीजिए। सिंस वाई एक्सिस is the axis of revolution, therefore y coordinate of the CG must be 0, x coordinate must be 0, क्योंकि y एक्सिस पर स्थित होगा ना तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। नाउ y कोऑर्डिनेट y बार इक्वल टू, फार्मूला लिखा है, इंटीग्रल y डैश dm डिवीजन इंटीग्रल dm इक्वल टू इंटीग्रल y डैश माने y इंटू dm, ये 2 पाई रो x ds डिवीजन इंटीग्रल 2 पाई रो इंटू x ds, 2 पाई रो कैंसिल हो गया, implies that y बार इक्वल टू इंटीग्रल y इंटू x ds डिवीजन इंटीग्रल x ds, ये फार्मूला निकला। इसे फिर वैसे ही आप बदल सकते हो, पैरामीटर में, पोलर में, y में, x में, जैसे चाहे वैसे। चूंकि y एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन किया गया है, इसलिए इसमें y की ही लिमिट चाहिए, इसमें x की लिमिट नहीं चाहिए। तो पहला फुट नोट, y बार इक्वल टू इंटीग्रल y इंटू एक्स डी एस अपॉन डी वाई डिवीजन इंटीग्रल x डी एस अपॉन डी वाई वेयर डी एस अपॉन डी वाई इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये था, ये B हो गया, व्हेन y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। अब एक टाइप और C, x एक्सिस y एक्सिस को छोड़ के यदि कोई लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है तो फार्मूला आइए डिजाइन करें। फार्मूला क्या होगा? C, when the axis of revolution is a line other than x axis and y axis, ये कर्व है, ये मान लो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है, एक्स एक्सिस नहीं है। अब सीधी लाइन खींच दिए अच्छा लगने के लिए, टेढ़ा खींचने से। ये है ए बी, आपको याद होगा पी जनरल पॉइंट आप लेते हो, क्यू नेबरिंग पॉइंट लेते हो, ये एलिमेंट्री आर्क बनाते हो, इसकी लेंथ आप डेल्टा एस लेते हो, फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n लिखते हो। वो सब हमने कर दिया। अब आइए कुछ लिखें। लेट P एंड Q बी नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये सब नहीं लिख रहे हैं, सब तो अंडरस्टूड है, हो गया, इतना बता दिए। आप लिखिए लेट ए बी बी द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक। लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट on the axis of revolution, on the axis of revolution AB। एक पॉइंट हमको चाहिए, इस पर एक फिक्स्ड पॉइंट हमको मालूम होना ही चाहिए। तो जो आप कर रहे थे आप उससे इसको मैच कराओ।
मान लो एक्स एक्सिस वाला ही ले लिया हमने, तो ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है, इस पर फिक्स्ड पॉइंट आपको मालूम था, ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन तो रहेगा नहीं, यहाँ आपको फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए, कोई सूटेबल फिक्स्ड पॉइंट हम चुन लेंगे। फिर ये यूँ आपने जो है Pn बनाया था, तो क्या लिखा था इसको आपने, है ना, एक्स बार क्या लिखा था, एक्स बार बराबर इंटीग्रल इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और 0, एक्स डैश लिखा था। फिर dm लिखा था, dm कितना था 2 पाई रो और Pn और ds, 2 पाई रो Pn ds। देन n को हम कह दे रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट होगा। देन डेल्टा m इज इक्वल टू 2 पाई Pn डेल्टा s इंटू रो। ये Pn वर्ड आप लिखे थे, बाद में हमने कहा था Pn इसमें Pn y होगा, उसमें Pn x होगा। अब इसमें हम Pn को कुछ नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही रहने दे रहे हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसे Pn मेजरमेंट करके लिख देंगे। ऑब्वियसली n इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट, बस हो गया, इतने लिख के छोड़ दीजिए। हमें एक्स डैश वाई डैश चाहिए, n के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश मिल जाएगा। हमें dm चाहिए, हमने dm कैलकुलेट कर लिया। Pn को ऐसे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में Pn क्या होगा पता नहीं। कुछ मेरी खुशी के आंकड़े हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरी खुशी के आंकड़े हैं। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, बनाया था 9 सितंबर को, लेकिन अपलोड किया था हमने 11 सितंबर 2020 को, पिछले साल। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये 697th वीडियो है, और आज तारीख है 30 जुलाई 2021। एक वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, और आज 697वां वीडियो ये आपके सामने है। दिन हमने कैलकुलेट किया था 323 डेज, 323 दिन में हमने 697 वीडियोस कुल अपलोड किए। तेज गति से काम हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 3 एकेडमिक सेशन बीतते बीतते बीएससी के सारी मैथमेटिक्स हम यूट्यूब पर अपलोड कर पाएंगे। 10.8 मंथ्स, 10.8 मंथ्स आएगा। एवरेज गिरता है इसका 64.8 वीडियोस पर मंथ। कमेंट में काफ़ी बच्चे लिखते रहते हैं, सर ये भी शुरू करिए, सर ये भी शुरू करिए, सर ये नहीं पढ़ाएंगे क्या, सर इसका वीडियो नहीं बनाएंगे क्या। मैं सबको यही लिखता हूँ, बस सब होगा धीरे धीरे, सब बनेगा धीरे धीरे, यही लिख के फुर्सत पाता हूँ। अब इससे तेज काम क्या करें हम, जबकि बहुत लोड लेने से, बहुत तेज काम करने से छोटे छोटे एरर हो जाते हैं और हमको वीडियो रीशूट करना पड़ता है। फिलहाल बात को बंद करते हैं, वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम फिर एग्जाम्पल शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब यदि अभी तक ना किए हो तो कर दीजिए। थैंक यू।